नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो एसएसटी का एग्ज़ाम है आपका कब? 17 मार्च को। तो एसएसटी का लेके आए हैं आज पूरे सभी कराए। आज हम हिस्ट्री का वन शॉट करेंगे पूरा। किसका? हिस्ट्री का। और आप देख सकते वन शॉट मैंने पहले लिख दिया था, ठीक। वन शॉट है हिस्ट्री के बाद में सभी का करेंगे एक एक लघुता, ठीक। आपके पास कम्युनिटी पोस्ट आ गई होगी, उससे के अनुसार वीडियो आएंगे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर स्टार्ट करें। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कुल अंक कितने आते हैं? 4। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक आता है। एक रिक्त स्थान पूछा जाता है, ये भी 1 अंक का है। और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और ये भी 2 अंक का होगा, क्योंकि लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो शुरू करें। तो शुरू से वस्तुनिष्ठ की बात करें तो जर्मनी को स्वतंत्र घोषित कब किया गया? 1871। यंग इटली की स्थापना किसने की? जोसेफ मैसिनी। जर्मनी किस राष्ट्र का रूप बन गई थी? जर्मनी की। उगते सूर्य किरण निम्न में किसका प्रतीक है? आजादी का नहीं, एक नए युग का सूत्रपात। जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप सर्दी जुकाम लग जाए, किसने कहा? ड्यूक मेटरनिक ने। तो इस ब आंसर है। इसके बाद अब रिक्तस्थान आ गए। रिक्तस्थान एक आएगा। जर्मनी में राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया का जनक किसे कहते हैं? ओटोमन बिस्मार्क को। उसके बाद वियना सम्मेलन मेजबानी किसने की थी? ड्यूक मेटरनिक ने की थी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 में हुआ था। और अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस से आई। फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। सभी क्वेश्चन देखेंगे आज। इसके बाद जोसेफ मैसिनी कौन था? इटली के क्रांतिकारी था जोसेफ मैसिनी। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 अंक का था ये भी। तो नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नागरिक संहिता अति बारवा। नागरिक संहिता 1804 में जन्मधारित विशेषताओं को समाप्त किया। कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित बनाया गया। उसके बाद शहरों में कारीगर श्रेणी संघों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। यातायात व संचार में व्यवस्था को सुधारा गया। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था को खत्म किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वियना संधि की कोई विशेषता है? इम्पोर्टेंट है जो बताऊंगा, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी नेपोलियन वाला इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक। वियना संधि वाला इम्पोर्टेंट है। कितना भी 4 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, कितने भी ये पता नहीं, पर पूछेगा जरूर। इस संधि ने यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित कर दी, जिसमें पारंपरिक संस्थाओं सर्च, सामाजिक भेदभाव, राजतंत्र और परिवार को बनाए रखा गया। इस संधि के तहत पूर्व राजवंश को शासन करने का पुनः अधिकार दे दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रीम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावना को विकास क्या योगदान दिया? तो ग्रीम बंधु जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम जर्मनी के निवासी। उन्होंने अनेक पुरानी लोककथाएं इकट्ठी थी कि उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोककथाएं इकट्ठी की है वे बच्चों और बड़ों के साथ समान रूप से पसंद की जाती थी। इसके बाद मुझे और ये इम्पोर्टेंट लगता है कि रोमानीवाद से क्या आशय? तो रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और भाषा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनने पर बल दिया। इस प्रकार। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, देख ये मैंने कहा था नहीं, ये उद्देश्य क्या है वियना संधि के? वो क्वेश्चन क्या था कि वियना संधि के 2 विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन है प्रमुख उद्देश्य।
उद्देश्य था उन सभी बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे और भविष्य में फ्रांस की सीमाओं का विस्तार को रोकना, नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्र की बहाली करना, यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था कायम करना। अब तो अगला क्वेश्चन है 6, रूढ़िवाद क्या है? तो रूढ़िवाद क्या है, देखते हैं रूढ़िवाद क्या है। रूढ़िवाद जो एक राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। इसके बाद साथ ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि जोल वेराइन के विषय में आप क्या जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1834 में पर्सा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया जिसे जोल वेराइन शुल्क से जाना जाता है। जोल वेराइन में अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया था तथा मुद्राओं की संख्या घटाकर 2 कर दी जो उससे पहले 30 से भी ऊपर थी। ये बात अच्छी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका क्या थी, मतलब ये सवाल है। इटली के एकीकरण यही आएगा इस पहले पार्ट में से, ऐसा कोई जर्मन एकीकरण बड़ा वन नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें ये 2 अंक तो आता है। काबूल ने इटली के प्रदेशों में एकीकरण करने वाले आंदोलन के नेतृत्व किया। काबूल ने इटली के एक राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए कूटनीतिक संधियों का सहारा लिया। उसने फ्रांस के साथ संधि कर राष्ट्रीय साम्राज्य को पराजित कर दिया। इटली के उत्तरी हिस्से का विस्तृत क्षेत्र पर शासन कर रहा था। इससे पहले इटली के एकीकृत करने के लिए आगे रास्ता तैयार किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया है? तो ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी एकीकरण का जनक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने 1848 में जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व को संभाला था तथा अपनी रक्त और लौह नीति के द्वारा उसे पूरा किया। बिस्मार्क की नीति कौन सी थी? रक्त और लौह नीति। तो ये आप टेलीग्राम ज्वाइन करके स्कैन कर सकते हो और आप आराम से PDF ले सकते हो, ठीक, ये PDF। अगला चैप्टर अध्याय 2 क्या मैं पहले कह देता हूँ, ये शेखावटी मिशन द्वारा रचनात्मक है और सत्र 2024-25 द्वारा लिखा हुआ है शेखावटी मिशन द्वारा, ठीक। तो अध्याय 2 की बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद है और ये भी कुल अंक 4 का है। इसमें एक प्रश्न आएगा ओनली निबंधात्मक, इसमें ओनली एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं याद करना है आपको, और बड़ा आपको छोटा मतलब कुछ याद ही नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको निबंधात्मक प्रश्न याद करने, जैसे कि पहले क्वेश्चन बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए, या अथवा में ऐसे आ सकता है नमक यादों को स्पष्ट कीजिए। तो इनमें से बात इन दोनों का उत्तर एक ही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन निम्न बिंदु से अंतर्गत किया गया है। तो दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी को दांडी यात्रा शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने 78 विश्वस्त मतलब टुलेरे के कार्य के साथ साबरमती आश्रय से शुरू दांडी पाकिस्तान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर 24 दिनों में तय की। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून उल्लंघन किया। ये सवाल। इसके बाद दूसरा पॉइंट भी आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और तथा शराब की दुकानों पर धरना किया गया, पिकेटिंग किया गया। बात है कि इसके बाद तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। तो इसमें क्या है? तीसरे पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया। तो गुस्से भीड़ा शस्त्र बर्तबद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतराई। बहुत सारे लोग मारे गए। इसके बाद चौथा पॉइंट है गांधी इरविन समझौते भी हुआ था सविनय अवज्ञा
आंदोलन को बंद करने के लिए, और इसने वायसराय इरविन ने किया। तो ये पढ़ो कि चौथा पॉइंट बोल रहा है मार्च 1931 की गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 2 मिनट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर दिया। ये खत्म। इसके बाद दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो ये असहयोग आंदोलन के कारण जनवरी 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ तारीख याद रखना, जनवरी 1921 में। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण है देखते हैं। तो एक करों में वृद्धि। व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क भी बढ़ा लिया और आयकर नामक कर शुरू किया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मूल्यों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण का जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया था। तीसरा पॉइंट है गांवों में सैनिकों की जबरन भर्ती। ये सब क्या है, वापस से देख लो। ये सब है असहयोग आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। तो असहयोग आंदोलन कारण क्या थे? जनवरी 1921 में गांधी नेतृत्व के सहयोग में आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन निम्नलिखित कारण थे। आंदोलन निम्नलिखित क्या कारण थे? एक तो करों में वृद्धि, वापस बता रहा हूँ आपके लिए। करों में वृद्धि मतलब व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया और आयकर नामक कर शुरू कर दिया। दूसरा था कि मूल्यों में वृद्धि। तो मूल्यों की वृद्धि क्या? रुको 2 मिनट। मूल्यों की वृद्धि क्या? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट भी ये था कि गांवों में सैनिक की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांवों में सैनिक का जबरदस्ती भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में तीव्र आक्रोश व्याप्त था। चौथा पॉइंट यही है कि गांधी जी की निराशा। गांधी जी की निराशा क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध गांधी जी ने अंग्रेजी आर्थिक और सैनिक सहायता इस आशा से की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज प्रदान करेगी। गांधी जी की निराशा भी थी इसमें असहयोग आंदोलन के विश्लेषण में। रोलेट एक्ट। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, छठा पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। खिलाफत आंदोलन, 7वां पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसके बाद 8वां पॉइंट है गांधी जी का असहयोग की अवधारणा। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने यह अवधारणा दी कि भारतीय भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों को सहयोग से ही स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर में भीतर ब्रिटिश शासन बढ़ जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये इतना था बड़ा, समझे? दूसरे का ये इतना बड़ा था कि 8 पॉइंट। इसके 8 पॉइंट कौन से? करों में वृद्धि, वापस बता देते हो। करों में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, गांव सैनिक की जबरन भर्ती, उसके बाद जबरन गांधी जी की निराशा, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, गांधी अवधारणा, ये सब पॉइंट थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है क्या? तीसरा क्वेश्चन ये है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की योगदान वर्णन कीजिए। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा, उन्होंने अंग्रेजों के महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण खिलाफ अनेक आंदोलन चलाए। जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। रोलेट एक्ट के इसमें ये था, तो मिल गया।
दूसरा पॉइंट ये भी है कि 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के दौरान विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना कर दिया गया तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, मतलब जलाया गया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्याग पत्र दिए। ये सब हुआ था। और इसके बाद गांधी जी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू की। ये यात्रा साबरमती गांधी जी का आश्रम 250 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान में जाकर समाप्त होती है। 6 अप्रैल को गांधी जी ने गांधी दांडी पहुंचे और वह नमक को बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। चौथा पॉइंट ये भी है कि क्रिप्स मिशन की असफलता द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के ने भारत के व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने इस एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने का जोर दिया। 8 अगस्त 1942 को पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष आयोजन किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ये याद रखना, ये इसमें है मेन ये पॉइंट। इसके बाद भारत छोड़ो इस आह्वान देश ने अधिकतर देशों में राज्य अवस्था को ठप कर दिया। स्वतः ही आंदोलन कूद पड़े। कौन? गांधी जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, रोलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो रोलेट एक्ट की बात करें तो देश में गांधी जी के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ती लोकप्रियता ब्रिटिश सरकार ने चिंतित थी, अतः उसने आंदोलन के दमन के लिए एक कठोर कानून बनाने की निश्चय किया। मार्च में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने विरोध के बावजूद 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में एक कानून पारित किया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा पारित किया 1919 में किया गया था, मार्च के भारतीय सदस्य भारी विरोध के बावजूद। ठीक, अब अगला क्वेश्चन मतलब पॉइंट भी है इसका। तो इसका पॉइंट भी है कि गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध भी किया गया। गांधी जी रोलेट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, अतः उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 19 को देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया। गांधी जी ने आह्वान किया कि देश के विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे में वर्कशॉप श्रमिक हड़ताल पर चले गए और दुकानों को बंद कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट ये भी है कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। तो गांधी जी के आह्वान के पर रोलेट एक्ट के विरोध में लोगों द्वारा किए गए आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और अमृतसर में अनेक नेताओं की गिरफ्तार कर लिया गया। और 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कदम और विरोध के उत्तेजित होकर लोगों ने बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर मार्शल लॉ लागू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा जनरल डायर ने सेना की कमान संभाल ली। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड वार्षिक वैशाखी मेला का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोग एक्ट का शांतिपूर्ण विरोधी करने के लिए एकत्रित हुए। शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों ने जनरल डायर के निर्देश सैनिकों ने अंधाधुंध गोलाबारी कर दी और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों की संख्या में घायल हो गए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर सेकेंड कंप्लीट। 2 रहे, 2 चैप्टर कंप्लीट, पहला दूसरा कंप्लीट। इसके बाद 3 रहे, तो एक चैप्टर 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अच्छी बात। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीय विश्व का बनना। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे? एक तो वस्तुनिष्ठ आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा, एक लघुत्तरात्मक आएगा। लघुत्तरात्मक तो 1-2 अंक का है और अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का है और वस्तुनिष्ठ 1 अंक का है, तो 4 हो गए। लघुत्तरात्मक इसमें आएगा, लघुत्तरात्मक। ठीक, तो वस्तुनिष्ठ की बात करें तो 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी आई? रिंडरपेस्ट। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? कब असर पड़ा भारत में?
मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा कब? 1929। प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? और तो भाई अमेरिका में है। अमेरिका। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस संस्था की स्थापना की थी? यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और विश्व बैंक की भी स्थापना की थी। इसलिए ब्रेटन वुड्स की 2 संतान कहलाती हैं। और मैंने नाम बताया अभी। ब्रिटेन सरकार ने किसके दबाव पर कॉर्न लॉ लागू किया गया? भूस्वामियों, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रामीण निवासियों, श्रमिकों। तो फ्रांस और ब्रिटेन किसके दबाव में कॉर्न लॉ को समाप्त किया? फ्रांस और ब्रिटेन। इसके बाद अति लघुतरा प्रश्न है, ये भी 1 अंक का एक क्वेश्चन है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र में वे थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। केंद्रीय शक्तियाँ थी जर्मनी, केंद्रीय शक्तियों के जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की शामिल थे। तो ये धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की है। ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्तियाँ कौन सी थी? तो अभी बात की थी धुरी शक्तियाँ, पहले जर्मनी, जापान, इटली। तो इसमें क्या है? तो इसमें केंद्रीय शक्ति जर्मनी, कर्ण, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की शामिल है। और केंद्रीय शक्ति की बात करें इसमें। ठीक। अगला क्वेश्चन है रिंडल पेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अफ्रीका में 1890 के दशक में मवेशी को प्लेग की तरह फैलने वाली रिंडल पेस्ट नामक बीमारी फैल गई। इससे अफ्रीका में लगभग 90% पशु मौत के मुंह में चले गए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक। वीटो किसे कहते हैं? ये वीटो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीटो में कुल मतलब मेन अस्थायी नहीं, इसमें स्थायी 5 देश ही है और वही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से उसका मैं नाम बताते। एक तो यूएसए, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन, एक रूस और एक अपना चाइना। ये देश है वीटो, यही दे सकते हैं। अगर इनमें से एक भी वीटो दे देना तो कुछ नहीं। भारत इसमें शामिल नहीं वीटो के अंदर। तो मतलब वीटो में नहीं शामिल है। ठीक। तो वीटो किसे कहते हैं? तो वीटो वह अधिकार है जिसके सारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। यहाँ ये मतलब कोई भी चीज़ अगर एक मतलब मना कर दे तो ये पूरी खारिज। जैसे कि यूक्रेन अब रूस की लड़ाई चल रही है तो सभी देश तैयार है कि इस युद्ध को समाप्त करो, पर रूस इस स्थिति में शामिल है। तो रूस वीटो कर रहा है कि नहीं, ये युद्ध खत्म नहीं होगा, इस प्रकार। ठीक। अगला क्वेश्चन लघुतरा क्वेश्चन की बात करें तो रेशम मार्ग के किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है? लघुतरा में ये 2 नंबर का एक सवाल आता है। ठीक। 2 नंबर का एक सवाल आता है। तो रेशम मार्ग के किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है? रेशम मार्ग से वस्तुओं का व्यापार होता है। इस मार्ग से चीनी रेशम, पोल्ट्री, भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों से पहुँचते हैं। वापसी में सोना चांदी बहुमूल्य धातु है। मार्ग से यूरोप के एशिया पहुँचती। रेशम मार्ग द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। अगला क्वेश्चन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। कि कौन लोग क्या था, उससे क्यों समाप्त किया गया, इसकी संपत्ति के क्या परिणाम हुए, उसकी संपत्ति के क्या कारण हुए। तो कौन लोग 18वीं सदी के बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की कि उन्हें कौन लोग कहा जाता है? 18वीं सदी के आखिरी दशक में खाद्य पदार्थों में उच्च कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी वंशियों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कौन लोग को फौरन समाप्त कर दे। अब ब्रिटिश सरकार ने उससे समाप्त कर दिया। कौन लोग के समाप्त होने पर खाद्य पदार्थ की कीमतों में कमी आ गई तथा ब्रिटेन की खाद्य समस्या दूर हो गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है आया शुल्क क्या है? तो किसी दूसरे
देश में दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किए जाने वाले शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। ये शुल्क या ये शुल्क कर उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर। मान गया हवाई अड्डे पर ये शुल्क लिए जाते हैं। इसके बाद लघुत्तर क्वेश्चन अगला 4 है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व व्यापी आर्थिक मंदी के भारत पर क्या प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन है, विश्व व्यापी आर्थिक मंदी के भारत पर प्रभाव निम्न बिंदुओं से पड़ा। 1928 से 1934 के बीच भारत में के आय निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। कच्चे पटसन की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों की दिशा दयनीय हो गई। वे कर्ज में डूब गए। उनके लिए जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो गया। ठीक, इसके बाद 5वां क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक की। 19वीं सदी में भारत के कपड़ा निर्यात में कमी क्यों आने लगी। किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। 19वीं सदी में निम्न कारणों से भारत में कपड़ा निर्यात में कमी आई। तो पहला है ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह देता हूँ। ठीक, 5वां, तो ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़ों के लिए नए बाजार ढूंढने लगे। ब्रिटिश ने आयातित कपड़ों के सीमा शुल्क थोप दिया। वहाँ महीन भारतीय कपास आयात कम होने लगा। तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश बाजार में बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ये चैप्टर कंप्लीट। ये भी चैप्टर कंप्लीट। ये कितने वो देखते हैं। ये भी 7 मिनट के अंदर कंप्लीट हुआ। ठीक, अध्याय 4 है, इसका नाम है औद्योगिकरण का युग। तो ये भी कुल 4 अंक का चैप्टर है। हिस्ट्री के सभी चैप्टर 4-4 अंक के, मतलब कुल 5 पार्ट है, तो 5 के 20 नंबर हो गए। ठीक, तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न कुल 3 आएंगे। मतलब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 1 आएगा, वो उसके अंक हो गए 3, और वस्तुनिष्ठ 1 प्रश्न आएगा। तो दीर्घ उत्तरी अथवा में भी आएगा 1 सवाल। ठीक, दीर्घ उत्तरी 1 और 1 वस्तुनिष्ठ, ये इस पार्ट का। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है कि नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है किसको। कपास। सूती कपड़ा मील के रूप में किसने तैयार की थी। तो ये की थी रिचर्ड आर्कराइट। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा की थी तैयार। उसके बाद अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की किस देश में प्रारंभ की गई। इंग्लैंड। कारखाने को लेते 1730 के दशक में इंग्लैंड में। भाप इंजन किसने बनवाया था। जेम्स वॉट। नहीं, अरे कौन, भाप इंजन किसने बनवाया था। न्यू कॉमन द्वारा बनाया गया इंजन को पेटेंट किसने किया। हाँ, अब जेम्स वॉट होगा। सही है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। हारग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। 1764 में हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। इसके बाद भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई, तो ये हुई थी 1855 मुंबई में। 1855 मुंबई, ये याद रखना। इसके बाद भारत के प्रथम जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई, तो ये हुई थी बंगाल में 1855 में। ठीक, 10वां क्वेश्चन है, अंग्रेज भारतीय अफीम का निर्यात किस देश में, चीन में करते थे। कलकत्ता जूट मिल की स्थापना कब और किसने की थी, तो ये की थी 1917 में हुकुमचंद ने की थी। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इलाके अर्थात एशिया के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो प्राची। वो आंसर है। अभी लघुत्तरात्मक, रुको, वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न आएगा और दीर्घ उत्तरात्मक आएगा, तो लघुत्तरात्मक क्यों प्रश्न है? तो पढ़ लो, क्या इंपोर्टेंट हो गए। जोबर का अर्थ लिखिए। जोबर का अर्थ है इन्हें अलग अलग इलाकों में उद्योगों में कार्य के लिए लोगों के जाने के लिए रखा जाता था।
ये उद्योग में मजदूरी की भर्ती के लिए विश्वस्त कर्मचारी होते थे। प्राच्य प्राच्य से आप क्या समझते हैं? भूमध्य सागर के भूमध्य सागर के पूर्व स्थित देश आमतौर पर ये शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके के पूर्व में आधुनिक पारंपरिक और रस्म में थे। आदि औद्योगिकरण से आपके से ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक। तो औद्योगिकरण क्रांति से पहले उत्पादन होता था, ये उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, आदि औद्योगिकरण कहते हैं इसे, ठीक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट ये भी कि स्टेपलर से आप क्या समझते हो? तो ऐसा व्यक्ति जो रेशम से हिसाब से ऊन छाटता है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन छाटता है स्टेपलर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फूलर से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति फूल करता है अर्थात छुन्नटों के सारे कपड़े समेटता है तो उसे फूलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पेशगी क्या है? तो पेशगी भारतीय किसानों को उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में किया गया अग्रिम भुगतान क्या कहता है? पेशगी कहलाता है। इसके बाद कार्डिक से क्या विवरण है? तो कार्डिक वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए तैयार की जाती है। कार्डिक क्या? वो प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों के कताई के लिए तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है 8वां, गुमा सदा का अर्थ, ये इम्पोर्टेंट है, पहले कह देता हूँ। तो कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों का गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए गए और इसे गुमशुदा कहा गया। अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 3 अंक आता है पर, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है अमेरिका गृह युद्ध का भारतीय कपास निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तब कच्चा माल अमेरिका में आयात किया गया, तब कच्चा माल कपास में अमेरिका से आयात किया जाता था। इसमें भारतीय कपास की मांग बहुत कम थी, परंतु 1860 के दशक के बाद इंग्लैंड के कपास उद्योग को कपास का आयात बंद हो गया। इसका कारण अमेरिका शुरू होने वाले गृह युद्ध था। तथा ब्रिटेन ने बाहर से कच्चा आयात करना शुरू कर दिया। और क्या बोला है? इस प्रकार भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप भारतीयों को कपास उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को पेशगी करते हुए उगाने की खेती करने को कहा, ये कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार प्रबंधन को 2 तरीकों से संबंधित किया। दो तरीकों को, पहला तो बुनकर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और दूसरा पेशगी का दिया जाना। तो पहला कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने और कपड़ों को गुणवत्ता जांचने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी तैनात किए, जिन्हें गुमाश्ता कहते हैं। इसके बाद कंपनी ने बुनकरों की पेशगी उपलब्ध करवाई, अर्थात बुनकरों के माल का अपूर्व भुगतान किया। इस कारण अब बुनकर अन्य व्यापारियों के साथ कारोबार नहीं कर सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये तीसरा, आप कैसे कर सकते हैं कि औद्योगिकरण की रफ्तार तीव्र थी? या अथवा में इस प्रकार आएगा कि इन दोनों का उत्तर एक ही है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण से उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा में ये इसका उत्तर एक ही होगा। तो ब्रिटेन में प्रारंभ हुए औद्योगिकरण का प्रभाव उद्योगों पर समान रूप से निम्न प्रकार से पड़ा। उद्योगों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप सूती और कपास के उद्योगों का विकास तीव्र और गति से हुआ। साथ ही लोहा और स्टील उद्योग का विकास भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे का विकास हुआ, जो औद्योगिकरण में मील का पत्थर साबित हुआ। यह कंप्लीट। इसके बाद परंपरागत उद्योगों का योगदान। तो औद्योगिकरण के कारण नए उद्योगिक स्थायित्व में आए, परंतु परंपरागत उद्योगों हाशिए पर नहीं धकेला गया। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा परंपरागत उद्योग से ही प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन तीसरा है गैर मशीन क्षेत्र का योगदान। प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी तथा नई
तकनीक महंगी थी, सामान्य व्यापारी धीरे धीरे अपना रहे थे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास की गति धीमी थी। अगला क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर है आदि ये औद्योगिकरण से पूर्व से पहले ही स्थिति जिसमें उत्पादन कुटीर औद्योगिकरण घरेलू स्तर पर होता था। 17वीं तथा 18वीं में सदी में व्यापारियों ने शहर पर छोड़कर अपना व्यापार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया। उनका मानना था कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केवल शहर में रहकर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को पेशगी देने का वादा किया। पेशगी के कारण किसान तुरंत उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद इसका उत्पादन में किसान को सीमित आय से बड़ा सहारा दिया तथा इसके कारण शहर और गांव के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। यह उत्पादन की प्रक्रिया आदि औद्योगिकरण कहलाती है। आदि औद्योगिकरण कहलाती है। इसका 5वां क्वेश्चन है, औद्योगिकरण क्रांति से मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा, या अथवा में यही है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई। तो इसका उत्तर एक ही है। तो उत्तर है, जैसे नौकरियों की खबर गांव में पहुंची और संख्या में लोगों गांव में शहरों और आए, परंतु श्रमोचित रोजगार नहीं मिल सका और कई मजदूरों को मौसम के अनुसार ही काम मिला, परंतु नियमित वेतन कमी देखने को मिली। 19वीं सदी में शुरुआत में वेतन में सुधार आया, परंतु उस हालत जैसी रही उसकी इसका प्रमुख कारण है समय समय पर बढ़ती कीमतें थी। उन्हें वेतन तो मिलता था, लेकिन कीमतें अधिक होने के कारण सामान कमी ही खरीद पाते। साथ ही बेरोजगारी का आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से घृणा करते थे। उनका मानना था कि वेतन बढ़ने से कोई सुधार नहीं हुआ, इसके कारण ही नई प्रौद्योगिकी ही है। परिणाम स्वरूप महिला ने मजदूरों सूत काटने वाली नई एक मशीन का विरोध किया। ठीक, ये हमारा कंप्लीट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। ये कितने मिनट हुआ? 37 मिनट में। ये चौथा पार्ट था, 3 मिनट इसमें पड़े, मतलब 50 मिनट में तो हो गई, क्योंकि 5 मिनट एक पार्ट का हम 10 मिनट लेते तो अभी ये कुल अंक वाले 4 वस्तुनिष्ठ। इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, ये याद रखें, 2 ऑप्शन आएंगे और इसमें 2 प्रश्न अति लघुतरात्मक आएंगे। तो अति लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ, तो कुल कितने हो गए? 2 अंक इसके, 2 अंक इसके, 4 हो गए कुल। ठीक, तो इसमें यही है। तो विश्व में प्रथम मुद्रण तकनीक किस देश में विकसित हुई? चाइना। गुलामगिरी पुस्तक लेकर कौन जीतवा फुले? बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिकी। वॉरेन हेस्टिंग ने, जेम्स ऑगस्टस हिकी। इसके बाद अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। ठीक, बंगाल गजट अखबार प्रकाशित किसने किया था? गंगाधर भट्टाचार्य ने। इसका आंसर है। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। छापेखाने प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बनी है जनमत आदि से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये किसने कहा? मार्सी ने कहा था। रुको, मार्सी कहाँ गए साला? मार्सी को पकड़ते हैं अभी। मार्टिन लूथर या लुई सर्बेस ने मार्सी ने कहा था। सही, मैंने कहा ना, मार्सी ने कहा। लुई से बेस्ती मार्सी ने कहा था। 2 आंसर से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नमा भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी? अरे गोवा कहाँ गए भाई? हाँ, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किसने किया था? किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक कौन सी छापी है? ये बाइबिल। पंचाणु प्रश्न की रचना किसने लिखी? गुटेनबर्ग। कहाँ गया? मार्टिन लूथर। हाँ, मार्टिन लूथर। इसका उत्तर मार्टिन लूथर। 15वां क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति किस क्रांति को जन्म दिया? ये दिया था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, अति लघुतरात्मक प्रश्न 2 आएंगे इसमें, और ये हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक,
तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब और वह कहाँ स्थापित की गई? तो 16वीं सदी में गोवा में स्थापित की गई। कैलीग्राफी क्या है? सुंदर लेखन की कला, हाथों से सुंदर व सुडोल अक्षरों में लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक जर्मनी का धर्म सुधारक व पोपस तथा कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, इंपॉर्टेंट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखी 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके अनुसार भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर सेंसर लगाने का अधिकार मिला गया। अगला क्वेश्चन, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हो? तो उत्तर है, मुद्रण क्रांति आविष्कार के बाद स्थानीय भाषा में वृहद स्तर पर पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। परिणाम स्वरूप पुस्तकों की कीमतों में गिरावट आई। पुस्तकों की संख्या बढ़ने से पाठ्य वर्गीय जपा हुआ। इसके बाद छठा क्वेश्चन ये आएगा तिलुगुतरा में कि महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1880 के दशक में उच्च जाति की नारी की दयनीय दशा के बाद, ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने जाति प्रथा तथा उच्च नीच के भेदभाव के विरुद्ध लेख लिखे। तो एक महाराष्ट्र के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा मद्रास के रामास्वामी नायक। ठीक, उसके बाद 8वां प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं कि फ्रांस के उन 2 विचारकों और लेखकों के नाम लिखिए जिनके लेखों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। तो एक था वाल्टेयर, एक था रूसो, ये दोनों थे। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो इटली का एक महान खोजी यात्री था। वह चीन से इटली में वुड ब्लॉक छपाई हुई तकनीक लेकर आया। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। कितागावा उतमारो कौन था? ये चाइना का था, जापान रोकटी था। देखो तो कितागावा उतमारो जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था। उसने उकियो नामक चित्रकला शैली के विकास महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन बात करें, 11वां क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरात्मा के भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था? इसका प्रकाशक किसने किया? भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार का नाम क्या था? बंगाल गजट। याद रखना, पहला भारत का अखबार था बंगाल गजट था। इसका प्रकाशक किसने किया था? गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उन लेखिकाओं के नाम बताइए जिनके लेखकों से सारी परिभाषा उभरी। जे आस्टीन और ब्रांड बहिने जॉर्ज इलिलिबट। लेखिका नाम बताइए जिनके लेखों ने नारी की परिभाषा उभरी। ठीक, इसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय। याद रखना, राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1821 में राजा राम मोहन राय। ठीक, इसके बाद 14वां प्रश्न है, आधुनिक प्रिंट प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो योहान गुटेनबर्ग ने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। आधुनिक की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद गुलामगिरी पुस्तक के लेखक रचयिता कौन थे? इस पुस्तक की रचना कब हुई? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी ये पुस्तक गुलामगिरी, और 1871 में लिखी थी। ठीक, 71। इसके बाद गीत गोविंद की रचना का रचयिता का नाम था जयदेव। नाम बताइए। इसके बाद अगला 17वां क्वेश्चन है, इंक्राजीशन क्या है? इंक्राजीशन, रुको 2 मिनट ना, इंक्राजीशन नहीं, इंक्रिजीशन क्या है? विधर्मियों की शिनाख्त करने और उन्हें सजा देने वाले रोमन कैथोलिक संस्था इसे धर्म आंदोलन अदालत भी कहते हैं। अगला 18वां क्वेश्चन है, कंपोजिटर किसे कहते हैं? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते थे। ठीक, ये हमारा हिस्ट्री कंप्लीट 1 शॉट हो गया 50 मिनट के अंदर। छोमाड़ी मतलब 6 मिनट का, सही बात है। ऐसे तो कहे तो 10 मिनट के अंदर है एक चैप्टर, तो ऐसे कहे तो 10 मिनट लगता है, पर इसमें तो 45 मिनट ही लगे कंप्लीट। ठीक, 50 मिनट में हिस्ट्री कोई कंप्लीट कौन करा सकता है? मेरा डिश कोई नहीं करा सकता हिस्ट्री। ऐसे कोई, इसमें तो मैंने कितने ध्यान से पढ़े हैं, या पढ़े थे नहीं तो बात बनती। ठीक, तो मैं कहता हूँ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सा? अभी अगला वीडियो एक और हम SST की किताब कंप्लीट करेंगे। आज हिस्ट्री की करी तो अगले दिन किसी और की कंप्लीट करेंगे। ठीक।
तो मिलेंगे कल, बाय बाय।